जाहिर बात है कि बीजेपी के ऊपर अगर हक की बात की जाए या बीजेपी के अंदर अपने हक और एक तरीके से अपने आप को मजबूत कह सकते हैं कि कगार पे लाने की बात की जाए तो अनिल विज उन नेताओं में शुमार रहे हैं जिन्होंने एक तरफा होकर बीजेपी के लिए काम किया। के बिना सरकार को चलाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है और जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह को किसी भी मौके पर बीजेपी साधने से चूक नहीं रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में जब नायब सिंह सैनी के खिलाफ पार्टी में ही ऐसी एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है, जो यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनका विरोध करते हुए नजर और निकाय चुनाव के बीच में इस तरह की बगावत अनिल विज की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, जिसका फायदा हो सकता है कि कांग्रेस उठाती हुई नजर आए। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो गुस्ताखियां जरूर की होंगी। तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम हूं। ये बयान हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज के हैं। शायराना अंदाज में अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज बागी तेवर इख्तियार कर रहे हैं। अनिल विज के ये बयान हालिया नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे हमने बयान देखे हैं, कई ऐसे शायराना अंदाज हमने अनिल विज का देखा है जो इशारों ही इशारों में ये समझा देते हैं कि अनिल विज के खिलाफ जाना या अनिल विज को नुकसान पहुंचाना न सिर्फ विपक्ष को महंगा पड़ेगा, बल्कि सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इन बयानों के अर्थ यही निकलते हैं। इन शायराना अंदाज अनिल विज का इस आधार पर नजर आ रहा है कि क्या अपनी ही सरकार के खात्मे की तैयारी वो खुद कर रहे हैं। क्या हरियाणा में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि अनिल विज अब अपने तेवर में नरमी लाएंगे, लेकिन अनिल विज है कि अपनी ही सरकार को लगातार ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक वक्त पर उन्होंने ये कहा था कि घायल शेर ज्यादा खूंखार होता है, और वही अनिल विज का कहीं ना कहीं रवैया अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। क्या भारी वाकई भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? सवाल कई हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है, अनिल विज शायराना अंदाज में अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं वो? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि फिलहाल उनकी जो स्थिति है, जिस तरह से उन्होंने 30-35 साल की राजनीति की है, उसका मुकाबला नायब सिंह सैनी से नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, जिस तरह से अपने आप को ताकतवर बनाया है, उसके लिए एक उम्र उन्होंने दी है। और जाहिर बात है कि बीजेपी के ऊपर अगर हक की बात की जाए या बीजेपी के अंदर अपने हक और एक तरीके से अपने आप को मजबूत कह सकते हैं कि कगार पर लाने की बात की जाए तो अनिल विज उन नेताओं में शुमार रहे हैं जिन्होंने एक तरफा होकर बीजेपी के लिए काम किया। हालांकि एक समय ऐसा भी था 90 के दशक की अगर बात करें, 90-91 में वो विधायक बनते हैं पहली बार बीजेपी के साथ जुड़कर। उसके बाद जब दोबारा चुनाव होते हैं 95 के आसपास, 96 के आसपास, तब बीजेपी छोड़कर वो कहते हैं कि भाई निर्दलीय में चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी भी कहती है कि जाइए आप चुनाव लड़िए, और यहाँ पर भी वो जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। 2000 में फिर चुनाव होता है, फिर निर्दलीय जाते हैं। तो यानी कि अपनी ताकत को उन्होंने अच्छे से बता दिया है बीजेपी को कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मुंह की खानी आपको पड़ेगी। और यहाँ पर आप देखिए जरा 32 नाम उन्होंने भेजे थे, और पहले ऐसा खबर थी जिसको लेकर अनिल विज भी नाराज हो गए थे, 15-16 नाम उन्हें काट दिए गए थे। लेकिन अब अगर आप देखें, जबकि इसके बाद उन्होंने जो कह सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको भी खत लिखा, बाकायदा ईमेल वगैरह किया, और तमाम तरह से अपना माहौल बनाते हुए नजर आए कि अगर मेरे नामों को अप्रूव नहीं किया गया, उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं करूंगा। एक तरीके से बीजेपी से अलग होने का संकेत उन्होंने दिया था कि मैं विदेश चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आज जब लिस्ट सामने आती है तो उनके बाकायदा जितने भी नाम उन्होंने दिए थे, 32 नाम, वो सब निकल के सामने आ जाते हैं, यानी उस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि अनिल विज को आप बहुत कमतर नहीं आंक सकते, बहुत कमजोर नहीं आंक सकते, और जिस तरह की शायरी वो करते हुए नजर आते हैं, अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं, उसका अपने आप में महत्व बन जाता है कि आप भले ही कह सकते हैं ताकत आजमाइए, भले ही आप जो है कह सकते हैं बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अनिल विज के सामने कहीं ना कहीं आपका कद अभी उस लेवल का नहीं है जहां पर आप अनिल विज को रोक पाए। और
यहाँ पर भी अनिल विज ने जिस तरह से धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर मेरे नामों को सिलेक्ट नहीं किया गया तो मैं कोई और राह इख्तियार करता हुआ नजर आऊंगा, कोई और राह अपनाता हुआ नजर आऊंगा। सर, अगर हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और अगर हम बात करें अनिल विज की, वो भी मंत्री हैं, 7 बार के विधायक हैं। कोई फर्क नजर आता है कि बीजेपी विधानसभा में राव इंद्रजीत के भी आगे झुकी थी, यानी कि उनकी बातों को भी मानती हुई नजर आई थी। अब अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की, राव इंद्रजीत ने भी नाराजगी जाहिर की थी, तो बीजेपी ने सहमति जताई थी। अब अनिल विज के प्रति भी बीजेपी सहमति जता रही है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि 91 में पहली बार बीजेपी का जब सुषमा स्वराज को राज्यसभा सीट मिल जाती है, तब अनिल विज को मौका मिलता है कि भाई वो विधानसभा में चुनाव लड़ें और वहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 95 तक आते आते बीजेपी से उनका मोह भंग भी होता है और बीजेपी कहती है चलिए आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अम्बाला कैंट सीट के ऊपर 2 बार यानी कि 96 और 2000 में हराते हुए बीजेपी को नजर आते हैं। 2005 में उनकी फिर बीजेपी में वापसी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अनिल विज अपने आप में कितने ताकतवर हैं कि अगर बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, वो चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। इसी बात को लेकर जरा आप अब भी देखिए, जिस तरह आपने कहा भी कि नाराजगी नजर आती है, आलाकमान झुकता हुआ नजर आता है, बिल्कुल झुकेगा, क्योंकि देखिए आप जितना कह सकते हैं काम उन्होंने बीजेपी के लिए किया है, जितनी उम्र उन्होंने बीजेपी को दी है, कोई भी राह परिस्थिति रही कोई और पार्टी में नहीं गए, बल्कि अगर चुनाव भी लड़ना था तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी में जा सकते थे लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर बीजेपी में वापसी करते, तो इतना तो कम से कम बनता है जो पीएम सीएम पद को लेकर बात करें या कोई बड़े ओहदे को लेकर बात करें कि अनिल विज जैसे नेताओं की जो कह सकते हैं कि तवज्जो बीजेपी को करनी चाहिए। और ये बात जब उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी जिस तरह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दी है, नायब सिंह सैनी को काम करना चाहिए, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तमाम अफसर इस तरह के हैं, लेकिन अनिल जो नायब सिंह सैनी है वो यहाँ से वहाँ सिर्फ दौरे करते हुए नजर आते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये बताने के लिए जरूरी हो जाता है कि देखिए अनिल विज जैसे नेता अगर इस तरह की बात को उठाते हैं तो बीजेपी आलाकमान को भी सुनने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को पता है अनिल विज अगर गए तो यहाँ पर अपने साथ वो कई विधायकों को लेकर जा सकते हैं और सरकार में जो अभी बीजेपी हरियाणा के अंदर नजर आती है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं अनिल विज की बात बीजेपी को माननी पड़ी। जब हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था और भारतीय जनता पार्टी से एक मुख्यमंत्री चेहरे का सामने आना जरूरी था, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर के बजाय एक बड़ा नाम देखा जा रहा था, अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह। ये 2 नाम थे जो अपने आप को मुख्यमंत्री रेस में या मुख्यमंत्री कुर्सी तक देखना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव में भी दोनों चेहरों के जरिए ऐसे बयान भी दिए गए जहां राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि सिर्फ अहिरवाल बेल्ट की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और अनिल विज का ये कहना है कि अंबाला कैंट से मैं अब तक चुनाव नहीं हारा हूं। जैसे कि चर्चा की गई कि निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहकर अनिल विज की ताकत का अंदाजा आंकलन किया जा सकता है कि किस आधार पर वो ताकतवर हरियाणा में रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आगे बयानों के जरिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक बाहरी चेहरा और एक पार्टी का चेहरा, इन दोनों चेहरों में से किसी एक चेहरे पर तो भारतीय जनता पार्टी को सीएम कुर्सी तक तो पहुंचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या अनिल विज का शायराना अंदाज भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है या नसीहत है? क्या देना चाहते हैं अनिल विज? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, अगर हम बात करें राव इंद्रजीत सिंह की, वो भारी चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी से आए थे, लेकिन उन्होंने भी कभी भी सांसदी का चुनाव बीजेपी को नहीं हराया। अब तक गुरुग्राम से वो सांसदी का चुनाव जीतते आए हैं। अनिल विज की बात करें, पार्टी का चेहरा है, अनन्य भक्त अपने आप को बताते हैं, कभी चुनाव नहीं आ रहे अंबाला कैंट से। आखिरकार मुख्यमंत्री के रूप में राव इंद्रजीत अनिल विज के रूप में अगर देखना होता तो क्या बीजेपी किसी एक पर सहमति नहीं जता सकती थी? बिल्कुल, यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज ने जो बयान दिया था वो ये था कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर और तकदीर बदलते हुए नजर आएगी। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनके इस बयान पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसी आधार पर चुनाव लड़ा गया। दूसरी ओर आपने बात की है राव इंद्रजीत सिंह की। पिछले दिनों 11 फरवरी को उनका जन्म दिवस था। गुरुग्राम में कार्य समिति की एक बैठक हुई। उस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। उस दौरान
मनोहर लाल खट्टर भी उस बैठक में मौजूद थे, रामविलास शर्मा भी उस बैठक में मौजूद थे, हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया भी मौजूद थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि रामविलास शर्मा और मनोहर लाल खट्टर एक दूसरे से अलग बैठे हुए नजर आए, जबकि मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो मिठाई खिलाते हुए राव इंद्रजीत सिंह को नजर आए। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के बगल में दूसरी जगह पर बैठे हुए नजर आए। इस बात से सीधा प्रतीत ये होता है कि कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा को जो टिकट कटा है उसके पीछे यहाँ पर जो उन्होंने बगावती बयान भी दिए यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को लेकर के, वो एक नाराजगी देखने को मिली। और दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह का बढ़ता सियासी कद हरियाणा में, उससे चिंतित दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार में यहाँ पर खट्टर लॉबी की जो है ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के जो जान पहचान वाले करीबी जो हैं वही ओएसडी हैं, वही अधिकारी लगाए गए हैं, वही मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट हैं। तो मनोहर लाल खट्टर की लॉबी जो है सक्रिय है काफी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अहिरवाल के बिना सरकार को चलाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, और जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह को किसी भी मौके पर बीजेपी साधने से चूक नहीं रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में जब नायब सिंह सैनी के खिलाफ पार्टी में ही ऐसी एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई है, जो यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के पास अब एक विकल्प दिखाई देता है कि वो सरकार को बचाने के लिए एक और ओबीसी चेहरे राव इंद्रजीत सिंह पर यहाँ पर नजरें टिकाए हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में यदि ऐसी कोई पोजीशन आती है कि यहाँ पर जो सांसद और मंत्री सरकार में जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि किसी तरीके की और आगे आने वाले वक्त में बगावती बयानबाजी करते हैं, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, और उसको लेकर के राव इंद्रजीत सिंह उन्हें दिखाई दे रहे हैं। उनकी बेटी जो है आरती राव, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात भी की है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि जिस तरीके से अनिल विज की चर्चा यहाँ पर की जाए, उनके पास विधायकों का संख्या बल मौजूद नहीं है, जिसके चलते इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह सियासत को प्रभावित कर सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी उन पर अधिक यहाँ पर डिपेंडेंट दिखाई दे रही है, उन पर अधिक रिलाय कर रही है। और इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर संगठन में कोई ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिससे कि कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आए। तो मुझे ये नहीं लगता कि अनिल विज ज्यादा राजनीतिक तौर पर बीजेपी संगठन को प्रभावित कर पाएंगे बतौर के अन्य नेताओं। देखिए, अगर हम बात करें राव इंद्रजीत बाहरी चेहरे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं, लेकिन अनिल विज खुद की पार्टी का मजबूत चेहरा होने के बावजूद भी सीएम कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है अनिल विज को लेकर कि अब तो उनके समर्थकों पर भी भरोसा जताया जा रहा है, फिर शायराना अंदाज में खात्मे का पैगाम अनिल विज क्यों दे रहे हैं? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है आपको कि जब अनिल विज के समर्थकों को जगह नहीं दी जा रही थी तो अनिल विज ने ये कह दिया प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, विदेश चला जाऊंगा, लेकिन अब तो बीजेपी ने उनकी बातों को ही मान लिया है। तो अब खात्मे का पैगाम आखिरकार क्या संकेत देता है हरियाणा की राजनीति में? क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ उतरने वाले हैं अभी भी अनिल विज? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो नाज़मीन, लंबे समय से हम देख रहे हैं आम चुनाव से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अनिल विज के बगावती तेवरों को देखकर उनको मनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। नायब सिंह सैनी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके और अनिल विज के बीच कोई भी अनबन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से बयानबाजी कुछ समय पहले से अनिल विज की निकल कर सामने आ रही है, तो स्थिति साफ है कि अनिल विज कहीं ना कहीं अब बड़ी बगावत के मूड में है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर अफसरों को लेकर यहाँ पर डांटते हुए नजर आते हैं, एक मंत्री के तौर पर पूरा एक्शन यहाँ पर लेते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर सरकार को घेरना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर देता है कि अनिल विज कोई बगावती तेवर यहाँ पर जरूर अपना सकते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उनको कोई बड़ा ऑफर दिया जा रहा हो जिसके चलते यहाँ पर अनिल विज की ये बगावत देखने को मिल रही है, और जिसके चलते हरियाणा की पूरी राजनीति इस बात को लेकर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल हरियाणा में देखा जा रहा है, उसके बाद अनिल विज का
इस तरह का बर्ताव, इस तरह का बिहेवियर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर काफ़ी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि देखा जा रहा है लंबे समय से नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद से ही अनिल विज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में जब नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंसमेंट किया गया था, जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की पद से हटाया गया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिल विज वहाँ पर बैठक छोड़कर अपने आवास अंबाला पहुंच जाते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी से। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी का जो दौर है वो लंबे समय से चलता आ रहा है, और इस तरह की बगावत और निकाय चुनाव के बीच में इस तरह की बगावत अनिल विज की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, जिसका फायदा हो सकता है कि कांग्रेस उठाती हुई नजर आए। क्योंकि कुछ समय पहले जब यहाँ अनिल विज नाराज चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से माहौल बनाती हुई नजर आई थी और अनिल विज को समर्थन भी करती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में अनिल विज जिस तरह से अभी बगावती तेवर दिखा रहे हैं तो क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्थिति बर्दाश्त करना कितना यहाँ पर मुश्किल होगा, या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को संभालते हुए अनिल विज को फिर से यहाँ मनाने की कोशिश करेगी, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जब अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लापरवाही के आरोप लगा रहे थे, तब अनिल विज से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देखा गया था, साथ ही साथ मनाने की कोशिश भी की जा रही थी। उस दौरान ये भी कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अनिल विज ने उस वक्त भी ये कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा में क्या फर्क नजर आता है? क्या अनिल विज आने वाले वक्त में वाकई कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, या फिर अपने समर्थकों को जगह मिलने के बाद ये शायराना अंदाज जो देखा गया था वो अब खत्म भी हो जाएगा? आपको क्या लगता है अनिल विज के तेवर को लेकर, उनके बयानों को लेकर, शायराना अंदाज को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।